Hello everyone. Today we are going to discuss CDS 2025 polity questions previous year. Okay. So moving ahead, our first question is, who among the following was India's first women chief minister? Okay. So if we don't know the answer, suppose हमें अगर आंसर नहीं पता है तो हम कैसे मूव करेंगे? सरोजनी नायडू हमें पता है क्या थी, फर्स्ट वीमन गवर्नर। ओके, फर्स्ट वीमन गवर्नर थी, कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वीमन चीफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू लीड द UNGA. ऑल राइट, सो विजय लक्ष्मी पंडित was the first UNGA women secretary and was the first from India. Moving ahead, Hansa Mehta. Hansa Mehta was a freedom fighter and she was one of the 15th member in our constituent assembly that were women. All right. So our answer will be Sucheta Kriplani. She was the first CM of Uttar Pradesh and first women CM of also India. She became Chief Minister of Uttar Pradesh from 1963 to 67. ओके, सो हमारा आंसर सुचेता कृपलानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सी राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, इनको 1954 में मिला था भारत रत्न। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, पर हम ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म होता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन किसके किसके बीच में? इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अभी भी क्लियर नहीं है, इसको ऐसे समझो कि ये एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच क्या है? जैसा कि हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में देखते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस है रादर दैन ह्यूमन। तो एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को बताता है कि कैसे हम मटेरियलिज्म की तरफ ही ना मूव करें, और इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल कैपिटल है, जो कि ह्यूमन सेंट्रिक है, हम उसको भी एक अकाउंट में ले करके डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। तो गांधीयन प्रिंसिपल जैसे कि है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ओके, उसको दीनदयाल जी ने सपोर्ट किया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सो दैट एवरी स्टेक होल्डर इन द सोसाइटी गेट एम्पल अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन के थ्रू और ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। उसमें कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सपोज ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हमें पता है मणिपुरी, नेपाली जो है 21st अमेंडमेंट जो आया था 1967 में, उसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। डोगरी हमारी 92nd अमेंडमेंट से ऐड हुई है। ठीक है, तो क्या बचती है? गोंडी लैंग्वेज। गोंडी लैंग्वेज जो है एक ट्राइबल लैंग्वेज है, जो इंडिया की 2nd लार्जेस्ट ट्राइब है, बट अभी तक ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज में नहीं आ सकी है। और नीचे हमने एक लिस्ट दे रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 22 लैंग्वेजेस हैं। ये देखो, डोगरी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, नेपाली भी आपका दिया हुआ है, और ये मणिपुरी। ठीक है, गोंडी को जब आप देखेंगे तो डिमांड्स लैंग्वेज की है कि इसको 8th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, बट अभी तक हो नहीं पाई है।
ठीक है, तो आपका गोंडी रहा। ये ठीक है, अभी डिमांड लैंग्वेज को इंक्लूड करने के लिए पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेटिव ने दिया हुआ है, बट अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें ये कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट होता था, बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1976 में जो आया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बोलते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बार कहा जाता है, इसके तहत फॉरेस्ट जो है स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में आपका आ गया। टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, सेंसस भी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट की बात की हुई है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to the preamble of the constitution are correct. The word secular comes before the word socialist. Okay, कभी भी प्रियम्बल को आप वर्ड टू वर्ड जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इन क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं दे पाएंगे। पहले तो एक बहुत बेसिक टाइप के प्रश्न आते थे कि सोवेरियन वर्ड है कि नहीं है, सोशलिस्ट है कि नहीं है, या सोशलिस्ट कब ऐड किया गया, बट अब वो ऑर्डर भी पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रियम्बल वर्ड टू वर्ड विथ सीक्वेंस याद होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा था स्टेटमेंट हमारा, द वर्ड सेकुलर कम्स बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट। तो सेकुलर जो है सोशलिस्ट के बाद में आया है, बिफोर नहीं आया है, इस वजह से पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द वर्ड जस्टिस कम्स बिफोर द वर्ड इक्वालिटी। तो जस्टिस आपका यहाँ पे है, इक्वालिटी यहाँ पे है, तो हाँ जस्टिस इक्वालिटी के पहले आया हुआ है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है द वर्ड फ्रेटर्निटी कम्स आफ्टर द वर्ड लिबर्टी। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी आपका ये रहा और लिबर्टी ये रहा, तो यहाँ पे फ्रेटर्निटी कम्स आफ्टर द वर्ड लिबर्टी। हाँ, तो लिबर्टी के बाद में फ्रेटर्निटी आया, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो राइट आंसर विल बी सेकंड एंड 3। ठीक है, प्रियम्बल को आप वर्ड टू वर्ड पूरा याद कर लीजिए, आपको हेल्प करेगा। शेड्यूल्स की जब हम बात करते हैं, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन इसमें था कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में है, बट इसके पहले आपको शेड्यूल्स तो पता होने चाहिए। ये 7 शेड्यूल की हम बात कर रहे थे उस टाइम पे। तो इसकी एक ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिसमें टी का मतलब टेरिटरी है, ई एमोलूमेंट्स हैं, और ए आपका अफर्मेशन एंड ओस हैं, आर आपकी राज्यसभा में जो सीट एलोकेशंस हैं स्टेट्स के बीच में। ठीक है, एस आपका शेड्यूल्ड एरिया है। ठीक है, 5th शेड्यूल में जो आपके शेड्यूल्ड एरिया उनके बारे में है, और जो आपका 7th शेड्यूल है इसमें आपको AMTM एक ट्रिक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ठीक है, मणिपुर नहीं है। फेडरल लिस्ट आपका F से हो जाएगा, O से आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, L से लैंड रिफॉर्म्स हैं, और D से आपका एंटी डिफेक्शन 52nd अमेंडमेंट जो है, जो कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम आया था, आया राम गया राम एक सिंड्रोम मेंस में हम लिखते हैं। उसी के तहत क्या हो रहा था कि MP MLA बार बार पार्टी स्विच कर रहे थे और एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हर्डल्स क्रिएट हो रही थी। इसको लेके एक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया गया, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। 52nd अमेंडमेंट के तहत ये लाया गया था। ठीक है, आया राम गया राम सिंड्रोम मेंस में आप इसको कोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्ड है। ठीक है, पी से पंचायत आपका यानी कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के पिलर्स हैं, 73rd और 74th अमेंडमेंट, उसके तहत आपका पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ को शेड्यूल 11 और 12 में ऐड किया गया है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। उसमें यह कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। ठीक है, इसमें यह है कि प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ बीन मेड बाय 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, आगे हम देखेंगे द प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है। थर्ड में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है। इस बारे में ये पूछ रहा है कि 106 अमेंडमेंट जो हुआ है उसमें लोकसभा और राज्यसभा में वीमेन के रिजर्वेशन या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में वीमेन का अमेंडमेंट, उनका रिजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है, थर्ड बोलता है देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन पंचायत। ठीक है, तो पंचायत का तो 73rd अमेंडमेंट जो है उसमें दिया हुआ है वीमेन का रिजर्वेशन, इसलिए आपका स्टेटमेंट थर्ड सही है। बट स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 में प्रॉब्लम यह है कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो आपका ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस एक्ट को आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट जो 2023 का है, उसमें आर्टिकल्स आपका 239 AA है जो NCT ऑफ दिल्ली में 1/3 रिजर्वेशन वीमेन की बात करता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक आर्टिकल और ऐड किया गया 330A और 332A। ठीक है, और 334A आर्टिकल्स ये याद कर लेना, हो सकता है आगे एग्ज़ाम में ये एक बार पूछ ले। ठीक है, इसमें बेसिकली ये है कि ये एक्ट आने के बाद, इस अमेंडमेंट के बाद में जो भी आपका सेंसस होगा, ठीक है, उसके तहत डिलिमिटेशन किया जाएगा और 1/3 सीट जो है आपके लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में वीमेन के लिए रिज़र्व कर दी जाएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में ये कितने दिनों का रहेगा? स्टार्टिंग में आपका लगभग 15 सालों तक रहेगा। उसके बाद में पार्लियामेंट अपने हिसाब से इसको अमेंड कर सकता है, मे बाई लॉ डिटरमाइन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाँ, इसमें एक और ये बात थी कि जो एग्जिस्टिंग, मान लीजिए आपका डिलिमिटेशन हो जाता है और एग्जिस्टिंग उस समय लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल चल रहा है, जो उसका टेन्योर है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जो फ्रेश इलेक्शंस होंगे उसमें ही सीट का रिजर्वेशन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें यह है कि इलेक्शन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, उससे रिलेटेड ये आपका टॉपिक था, उसमें एक ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें क्या प्रश्न था, द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको इलेक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं जो आपका फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, जिसे प्लूरलिटी सिस्टम भी बोलते हैं, प्लूरलिटी। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत मान लीजिए आपके 4 कैंडिडेट हैं ABCD। ठीक, A को 30% मिला, इसको 20% ही मिला, B को, C को मान लीजिए 15 मिला और D को 10% मिला, रेस्ट जो है नोटा। ठीक, अब होता क्या है कि ए को देखो तो आप मेजोरिटी में नहीं है, स्टिल ए इलेक्शन विन करता है। ये सिस्टम कहाँ पे प्रिवेलेंट है? इंडिया में प्रिवेलेंट है। ठीक है, इसे फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम या प्लूरलिटी सिस्टम बोलते हैं। जैसा कि इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है द कैंडिडेट हु विंस मे नॉट गेट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। ठीक है, तो ए को मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिला है। मेजोरिटी क्या होता है? 50% + 1। ठीक है, तो मेजोरिटी नहीं है स्टिल। इन 4 कैंडिडेट्स जो टोटल हैं, इसमें 3 से ए को ज़्यादा मिला है, इसलिए ए को विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट 1 जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बट अदर सिस्टम जो है, जो आपके अदर ऑप्शन में दिए हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा गया है मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो ये इंडिया में फॉलो नहीं होता है। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक आप और सिस्टम होता है जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
सिस्टम। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपकी मान लीजिए पार्टी ए है, एक और पार्टी बी है, एक पार्टी सी है, एक पार्टी डी है। ठीक है, इन जितनी पार्टी को जितने परसेंट टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे उतनी उनकी उस पर्टिकुलर जो हाउस है उसमें सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बोलते हैं, जो कि प्रिवेलेंट कहाँ पर है, जर्मनी में है। ठीक, जर्मनी में है, आपके नीदरलैंड में है, इसराइल में है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अगला हम जब देखेंगे कि मिक्स्ड एक इलेक्टोरल सिस्टम होता है जिसमें आपका फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम भी है जिसे प्लूरलिटी सिस्टम बोलते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी होता है। ठीक है, ये कहाँ पे फॉलो होता है, ये फॉलो होता है आपका न्यूजीलैंड में, कि कुछ सीटों के लिए हमने FTTP लगा लिया, फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम FPPS। ठीक, और दूसरा हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव वाला हो गया आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो ये मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है। तीसरा जो है इसे 2 राउंड सिस्टम बोलते हैं। 2 राउंड सिस्टम क्या होता है, 2 राउंड सिस्टम का मतलब होता है कि इलेक्शन तब तक होगा जब तक कि मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिल जाएंगे। ठीक, मान लीजिए 2 कैंडिडेट A B और C और D हैं। ठीक है, मान लीजिए 4 कैंडिडेट। ठीक, सबसे पहले इलेक्शन होगा तो A को मान लीजिए 40 मिला, B को मिला 30, बाकी दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक, अब इन दोनों के बीच में इलेक्शन होगा और जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स लेके आएगा उसको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। एक और सिस्टम होता है जिसे प्रेफरेंशियल वोटिंग बोलते हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है प्रेफरेंशियल वोटिंग। इसमें आपको चॉइसेस देनी होती हैं और राउंड टू राउंड चॉइसेस के अकॉर्डिंग जब 50% मेजोरिटी किसी एक कैंडिडेट की हो जाती है तो उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से मेजर इलेक्टोरल सिस्टम इन द वर्ल्ड टॉपिक के अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पूछा गया है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे कुछ और पूछ ले। ठीक है, तो आपको इन सारे सिस्टम्स को एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम मूव करेंगे उसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोशंस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर करेक्ट। ठीक, तो मोशंस के बारे में दिया हुआ है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी एडमिसिबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होता है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के होता है। PRS की वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, इसमें आप देख सकते हैं कि दैट मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल नॉट अ सिंगल मिनिस्टर। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्या आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, अगला ऑप्शन ये है, अ नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट आउट ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड। ठीक है, तो आपको किसी भी ग्राउंड को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, आप डायरेक्टली लेके आ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। राज्यसभा इज़ नॉट एम्पावर्ड टू इंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राज्यसभा को ये पावर नहीं दी हुई है। क्लियरली लिखा हुआ द गवर्नमेंट इज़ क्लियरली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा फॉर इट्स पॉलिसी एंड एक्शन। तो रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए, इसलिए राज्यसभा में ये मोशन नहीं आ सकता है। अ सेंसर मोशन नीड नॉट टू बी ऑन ए स्पेसिफिक ग्राउंड। जबकि सेंसर मोशन में आपको बताना होता है कि आप क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक क्रिटिसिज्म मोशन होता है अगेंस्ट अ मिनिस्टर और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आपको 50 MP का सपोर्ट चाहिए तभी आप लेके आएंगे और ये मिनिमम एक्सेप्ट होगा। ठीक है, और ऐसे ही एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन का पार्ट है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स कब लाया जाता है, जब ईयर का पहला सेशन स्टार्ट हो या फिर लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली जब फर्स्ट टाइम मीट कर रही होती हैं, तब प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है एड्रेस देता है, इसे मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है। और अगर ये पास हो जाता है इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, और अगर ये फेल कर जाता है तो फिर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है और उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें कह रहा है कि पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज।
ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डील करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी, ठीक है। और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, 1976 उसमें ऐड किया गया था, ठीक। अब बाकी पार्ट जो हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि अदर ऑप्शन कौन कौन से पार्ट में हैं। जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है, देखिए ये पार्ट 14 है। इस तरीके से आप लगभग कौन से पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है एक बार गो थ्रू कर लेना, एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन या सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स का पार्ट 14 है। ऐसे ही इलेक्शन का पार्ट 15 है। लैंग्वेजेस का पार्ट जो है आपका 17 है। इमरजेंसी का पार्ट 18 है। अमेंडमेंट का पार्ट कितना है, 20 है। और ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है यूनियन टेरिटरी है, सेकंड आपका सिटीजनशिप है, थर्ड आपका फंडामेंटल राइट्स है, फोर्थ आपका डीपीएसपी है। इसी तरीके से आप मेन पार्ट जो है, जैसे पार्ट 9 जो है आपका पंचायत से रिलेटेड है, पार्ट 9A जो है आपका म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेजर जो भी आपके पार्ट्स हैं उनके एटलीस्ट सब्जेक्ट्स आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। पेपर क्लियर करने के लिए टफ क्वेश्चंस आप भले ही ना कर पाएँ, बट जो इजी क्वेश्चंस है जो बाकी सब कर पा रहे हैं वो एटलीस्ट आप ज़रूर कर लें। अदरवाइज़ फिर वो सिली मिस्टेक्स का नाम देके 1 या 2 नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है उसमें आपको प्रॉब्लम ही होगी। तो बेस्ट आएगी कम से कम इजी क्वेश्चंस आपके ना गलत हों जो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक इसी फैक्ट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, आर्टिकल 371 और उसके जो फर्दर अमेंडमेंट्स आए हैं, 371A है, B है या I है, ठीक है। तो कौन किससे रिलेटेड है, तो 371 जो है हम नीचे एक टेबल में देख लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आएंगे। इसका आंसर मैं आपको वैसे पहले ही बता देता हूँ क्या है। तो 371 जो है गुजरात और महाराष्ट्र से रिलेटेड था, 371A नागालैंड से रिलेटेड था। तो एक अगर 2B का 1 है तो यही एक C ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। बट इतने से कुछ होने वाला नहीं है, इनकी डिटेल्स हम ज़रूर देख लें, बिकॉज अगली टाइम जब क्वेश्चन वो बनाएगा तो हो सकता है कि अब इसकी डिटेलिंग पूछ लें। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात में किस चीज़ के लिए था, गवर्नर के रोल जो है विदर्भ और मराठवाड़ा या सौराष्ट्र का जो रीजन है उसमें इक्विटेबल फंड्स, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। नागालैंड 371A आया, क्या था इसमें, इसमें यह था कि कुछ पार्लियामेंट्री एक्ट्स जो हैं जिनको गवर्नर अपने अकॉर्डिंग उनकी जो नागास की ट्राइब्स की जो रूल एंड रेगुलेशन है क्या वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग ये चॉइस गवर्नर को प्रोवाइड करी गई। सेम असम के लिए है, मणिपुर के लिए है। इस टेबल को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, पूरी PDF को एक बार आप गो थ्रू हो जाना, ठीक है। जिससे कि आप एक ही जगह पे जो आपके PYQs होते हैं ये आप ये समझ लिए लाइट हाउस हैं, जिसके थ्रू आप ये देखिए कि क्या आ रहा है, हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस PDF को गो थ्रू ज़रूर कर लेना, सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँ तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, और कॉम्पिटिटर्स पे एक एज प्रोवाइड करता ही है ये, ठीक है। अब हम अगले एक ये मैंने इसलिए PRS का जब मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा था तो मुझे ये दिखा कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत आसान ही है ये जो टेबल मैंने आपको दी है, बट एक जगह पे ना होने का ना बहुत बार कन्फ्यूज़न होती है कि स्टैटिक क्वेश्चंस क्या है, अनस्टैटिक क्वेश्चन क्या है, क्या उनका नोटिस पीरियड है। ये टेबल मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है कि स्टैटिक क्वेश्चंस क्या होता है। स्टैटिक क्वेश्चंस का जो आंसर जो है ना ओरली दिया जाता है, ठीक है। और इसमें आप फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मिनिस्टर से, ठीक। इसका नोटिस आप 15 दिन में देंगे और एक MP को एक दिन में दिया जाता है, ठीक। मैक्सिमम कितने 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन एक दिन में पूछे जाते हैं। सेम अनस्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, इनका क्या होता है रिटन आंसर होते हैं, ठीक। इसके लिए 15 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा, और इसमें भी मैक्सिमम 230 सेलेक्ट किए जाते हैं एक दिन में। तीसरा है आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, मान लो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है या कुछ पूछना है जो काफ़ी
इमरजेंसी बेसिस पे, मतलब शॉर्ट नोटिस में आपको आंसर चाहिए, तो इसके लिए आप 10 डेज़ का नोटिस दे के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।